नमस्कार, आप देख रहे हो नवतेज टीवी और मैं हूं आपके साथ वसीम मलिक। हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा है और कहीं न कहीं ये जो आंकड़े हैं और भी बढ़ रहे हैं। और अगर डब्ल्यूएचओ की माने तो ये आंकड़े आगे चल के और भी बढ़ सकते हैं और भी लोग संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो मुस्तैदी बरतने की और जो मार्गदर्शन है वो नहीं मिल पा रहा है कहीं न कहीं भारतीय जनता को। तो हम आपके सामने आज आए हैं, हमारे एक मशहूर डॉक्टर जो अमेरिका से हैं डॉक्टर इम्तियाज़ पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। इम्तियाज़ भाई नवतेज टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर इम्तियाज़ है। मैं यहाँ न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और यहाँ पे काफ़ी सालों से मैं हॉस्पिटल में हूँ, 20 साल हो गए हैं और अभी ये कोरोना की जो महामारी है उस हिसाब से हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है। अभी फ़िलहाल न्यूयॉर्क में और न्यू जर्सी में माहौल अच्छा है कोरोना का, तो अभी सुना है इंडिया में ये काफ़ी बढ़ गया है। कुछ सवालात हैं जो लोग पूछते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं हम, कि कोरोना महामारी से बचने के लिए और मुस्तैदी बरतने के लिए क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो हमको करनी चाहिए। सबसे पहला सवाल इम्तियाज़ भाई आपसे मैं ये करूँगा कि भारत में कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इन लोकल ट्रांसमिशन की जो शुरुआत हो चुकी है, इसकी चेन को हम कैसे तोड़ेंगे? हाँ, तो अभी जो हो फ़िलहाल जो हो रहा है भारत के अंदर वो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो ये पहले क्या होता था कि पहले हमको पता चलता था कि हमें इन्फेक्शन कहीं से लगा है, किसी कोरोना मरीज़ के संपर्क में आने से लगा है या किसी के कॉन्टैक्ट से आने से लगा है। ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि हमें पता नहीं है कि ये हमें इन्फेक्शन कहीं से लगा है। तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी के अंदर काफ़ी लोग जो हैं, जो कोरोना से इन्फेक्टेड हैं और उन्हों को पता नहीं है कि इन्हों को कोरोना हुआ है और ये जो प्री सिम्प्टोमेटिक जो बोलते हैं कि जो उनको फीवर आने से 2 या 3 दिन पहले ये काफ़ी इन्फेक्शियस है। तो ये लोग अभी भारत के अंदर काफ़ी कोरोना फैला रहे हैं। तो इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए और ये इसकी साइकिल जो है कैसे ब्रेक करनी चाहिए, ये जी, उसकी चेन को कैसे तोड़ा जाए डॉक्टर साहब? हाँ, तो ये अभी फ़िलहाल आई थिंक एज़ कम्युनिटी हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने सीखी है यहाँ से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के अंदर कि अभी हमें फ़िलहाल कोरोना के मरीज़ अभी आप देखें अस्पताल में लगभग 1 से 2% ही हैं। तो ये चेन कैसे तोड़ी यहाँ पे, तो प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जो मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमें लगता है कि ये काफ़ी फ़ायदा नहीं करेगा, मगर इसी ये मास्क पहनने से और सोशल डिस्टेंसिंग रखने से ये चेन टूट सकती है और ये महामारी बहुत कम हो सकती है। चलिए तो डॉक्टर साहब घर से निकलने से पहले हमको क्या एहतियात बरतने होंगे? अगर कोई बंदा घर से निकलता है, तो कैसे निकलना चाहिए? हाँ, तो अभी जो ये जो सीडीसी यहाँ पे कहते हैं कि ये सलाह ये है कि अगर आप घर से निकले, जो भी पहले तो आप घर से ज़रूरी काम के बिना मत निकलें। अगर आपको निकलना है, रोज़ी-रोटी के लिए निकलना है, कोई चीज़ लाने के लिए निकलना है, तो आपको मास्क पहनने की बहुत आवश्यकता है और आप मास्क कहीं पे भी आप कोई भी कपड़े से बना सकते हैं। ये मलमल के कपड़े हों, उसकी 3 लेयर से आप मास्क बना सकते हैं। ये साइंटिफिक एविडेंस है कि अगर आप मलमल के कपड़े से 3 लेयर के मास्क बनाएँगे, तो जो ट्रांसमिशन जो है जो इन्फेक्शन फैलता है, वो 90% कम हो सकता है। अगर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा है, 60 इयर्स ओल्ड और ज़्यादा है, तो उन्हों को मेडिकल मास्क पहनना चाहिए और सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए। तो ये मास्क पहनने से क्या होता है कि जो मरीज़ एसिम्प्टोमेटिक है, जिन्हों को इन्फेक्शन हुआ है, उन्हों को कोई सिम्पटम्स नहीं है, ये इन्फेक्शन फैलाने से रोक सकता है और जिसको जो इन्फेक्शन मरीज़ के करीब में आता है, वो अगर वो मरीज़ को टच करता है, तो मास्क पहनने से वो अपने मुँह को और अपने नोज़ को बिल्कुल टच नहीं करता। तो उस हिसाब से उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट से दूर रह के आप बात करें क्योंकि जो इन्फेक्शन जो वो ड्रॉपलेट से फैलता है, बातचीत करने से फैलता है। तो अगर आप 6 फीट से दूर बात करेंगे,
तो आपको चांसेस बहुत कम लगेंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क बहुत ही जरूरी है। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और सवाल, क्योंकि ना सिर्फ लोगों को दिक्कतें हैं, डॉक्टर्स को भी यहाँ पे दिक्कतें आ रही है। डॉक्टर बहुत ज्यादा तादाद में संक्रमित हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पीपी किट कैसे पहनना चाहिए, कैसे उसको निकालना चाहिए, क्यों होता होगा ये? या तो फिर ये भी हो सकता है कि मरीज को चेक करते वक्त कुछ अच्छे एहतियात जो बरतने चाहिए वो नहीं बरतते होंगे, डॉक्टर इन्फेक्टेड क्यों हो रहे हैं? हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है कि ये जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ये कोरोना के मरीज जो अस्पताल में आते हैं काफी इन्फेक्शियस होते हैं। उन्हों से डॉक्टर और स्टाफ को इन्फेक्शन लगने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जो पीपीई हैं, उसको अगर आप उसके डायरेक्शंस के मुताबिक आप पहनेंगे, जिसमें आप पूरे शरीर को कवर करेंगे, N95 मास्क लगाएंगे और आप ग्लासेस लगाएंगे, तो आई थिंक जो स्टडी की है यहाँ पे ह्यूस्टन के अंदर, प्रॉपर पीपीई प्रिकॉशंस लेने से अगर आप मरीज की देखभाल करते हैं तो चांसेस बिल्कुल 0% है। तो आई थिंक स्टाफ को और डॉक्टर को पीपीई किस तरह पहनना चाहिए, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो चांसेस होने का बहुत बहुत कम आवश्यकता है। चलिए एक और बात, कि जिस तरह से एक डर फैला है, सारी अस्पतालों में, सारे लोगों में एक डर है, खास तौर पे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ। हम आपको बता दें कि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे कोविड अस्पताल, अभी रिसेंटली बहुत सारी अस्पतालों की जिम्मेवारी सरकार ने ली है और खुल भी रही है, लेकिन डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ डरे और सहमे रहते हैं कि भाई हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो वो आते नहीं है, जॉब नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर को बिना डरे कोई अस्पताल में काम कैसे करना है? नहीं, ये बड़ी समस्या है, ये डरने की चीज नहीं है। अभी यहाँ पे हमें न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में जब मार्च और अप्रैल में ये कोरोना का एपिडेमिक और पैंडेमिक हुआ था, तो आई थिंक हमने वॉलंटरी जो डॉक्टर्स को रिकॉल की थी, तो एक दिन में हमें थाउजेंड्स वॉलंटरी मिल गए थे। तो एक जज्बा चाहिए इसके लिए, ये कोरोना संक्रमित थे, ये नेचुरल डिजास्टर है, तो उसको लड़ने के लिए आई थिंक एक फाइटिंग पावर और होना चाहिए। और आई थिंक अगर आप एहतियात से पीपी यूज करेंगे और उसके डायरेक्शन के मुताबिक आप उसका प्रिकॉशंस लेंगे, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस 0% है। तो ये जो फियर है, ये जो भय है कि हमें लग जाएगा इन्फेक्शन, तो ये दिल से और दिमाग से निकाल देना चाहिए और मरीज को ट्रीट करने की हमें एक भावना होनी चाहिए। तो उससे आई थिंक प्रॉपर प्रिकॉशन से तो काफी, यहाँ पे हम लोगों ने, हमारी अस्पताल है लगभग 2000 पेशेंट्स हैं और 400 डॉक्टर्स हैं, तो एक भी डॉक्टर इन्फेक्टेड नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्रॉपर पीपीई के डायरेक्शन के मुताबिक उसका उपयोग किया था। तो चलिए ये आशा एक रखते हैं, फियर है जो निकाल देना चाहिए। जी आशा रखते हैं जितने भी डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ है ये समझेंगे ये बात को, क्योंकि डॉक्टर साहब बात ये हो जाती है ना कि यहाँ पे अस्पताल काफी है, बेड भी है, लेकिन मरीज को ट्रीटमेंट देने के लिए डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की बहुत बड़ी कमी यहाँ पे आ चुकी है। चलिए ये आपके जवाब से बहुत अच्छा फायदा होगा। और एक चीज जो लोग पूछते हैं कि हाइपर डायबिटिक हार्ट पेशेंट और हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं वो जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो कोरोना के रिस्क फैक्टर जो बोलते हैं कि ये जो रिस्क फैक्टर अगर किसी मरीज में है तो उनको इन्फेक्शन सीवियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो रिस्क फैक्टर में है कि मरीज की उम्र अगर 60 से ऊपर है, 60 इयर्स ओल्ड, अगर वो हार्ट के बीमार है, डायबिटीज है, डायलिसिस पे है, प्रेग्नेंट है और कोई HIV पॉजिटिव है, तो ये लोगों की अपनी खुद की इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत कमजोर होती है। तो ये लोगों को इन्फेक्शन एकदम सीवियर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो ये लोगों को बहुत एहतियात बरतना होगा। ये लोगों को आवश्यकता के बिना बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये लोगों को गैदरिंग जो है, क्राउड गैदरिंग, वो बहुत अवॉइड करना जरूरी है। तो ये लोगों में इन्फेक्शन के चांसेस, सीवियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए एक सवाल डॉक्टर साहब ये भी है कि लोग पूछते रहते हैं, लोगों को जानना है
कि एक कोरोना संक्रमित मरीज दूसरे को कैसे संक्रमित कर देता होगा? हाँ, तो अगर जो मैंने बोला कि 40 to 50% जो मरीज होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि उनको कोरोना हुआ है। तो ये लोग हैं जो कम्युनिटी के अंदर इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो अगर ये लोग मास्क पहने और प्रॉपर मास्क का यूज करें और 6 फीट दूरी पर रह के बात करें और ये लोग गैदरिंग में न जाएं, जैसे मंदिर में न जाएं, मस्जिद में न जाएं और किसी बिग क्राउड में न जाएं, तो ये लोग ये इन्फेक्शन फैलाने से स्टॉप कर सकते हैं। तो ये मास्क जो होता है ये एक्चुअली जो मरीज हैं, एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं और जो सिम्टम्स के पहले 2 दिन पहले ये जो इन्फेक्शन फैलाना शुरू करते हैं, ये मास्क जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो मास्क की बहुत ज्यादा इसमें अहमियत है। जी, चूंकि इम्तियाज भाई आप डॉक्टर हो, अमेरिका के जाने माने डॉक्टर हो, लेकिन आप हो तो इंडिया से ही गए हो। आपको पता है कि भारत देश ऐसा है जहाँ पे सब्जी वाले, दूध वाले घर पे आके सर्विस देते हैं। तो काफी लोग ऐसे हैं जो जिनको बाजार में नहीं जाना होता है, वो अपने घर के आंगन से ही एक सारी चीजें बाई कर लेते हैं। तो ऐसे में सब्जी वाले और दूध वाले काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे संक्रमित आए हैं। तो जो लोग घर से ये सर्विसेज लेते हैं, उनको क्या एहतियात बरतना चाहिए? हाँ, तो आई थिंक एहतियात ऐसे बरतना चाहिए कि अगर जो भी दूध वाला, सब्जी वाला और जो भी ग्रोसरी लेने वाला आता है, तो आपको उससे बताना है कि अगर आपने मास्क नहीं पहना, तो हम आपसे कोई चीज नहीं खरीदेंगे। अगर आप चीज लेने जाते भी हैं, तो आप खुद मास्क पहने और मास्क आप किसी भी कपड़े के बना सकते हैं, 3 लेयर के बना सकते हैं और जो स्कार्फ होता है उसके 3 लेयर बना के आप 6 फीट दूरी पे रह के उससे खरीदारी कर सकते हैं। तो मास्क पहनने से और जो बेचने वाला है और जो लेने वाला है, अगर दोनों ने मास्क पहना है और 6 फीट दूरी पर रह के आप बातचीत करते हैं, तो साइंटिफिक एविडेंस है कि 90% आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत कम है। तो मास्क बहुत जरूरी है। तो अगर कोई भी दूध वाला, सब्जी वाला आता है, अगर उसने मास्क नहीं पहना है, तो पहले आप उसे मास्क दे दें, उसे बोले आप ये मास्क पहन ले और आप खुद पहने और फिर आप उस सब्जी खरीदने के लिए जाए। तो ये बहुत जरूरी है। चलिए, एक और सवाल था कि नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कौन सी ऐसी सब्जी या कौन से ऐसे फल है जो रेगुलर हमको लेने चाहिए कि जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहे? और दूसरी चीज एक ये भी थी कि कौन सी ऐसी दवाई है जो इम्यूनिटी बूस्ट करती है? क्या लेना चाहिए नेचुरल तरीके से? पहले हमको क्या सब्जी और क्या फल खाने चाहिए? हाँ, तो अगर आप ये देखें, ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन की कोई दवाई नहीं है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसकी आप एंटीबायोटिक ले लें, उसका कोर्स कंप्लीट करें तो उससे इन्फेक्शन चला जाता है। वायरल इन्फेक्शन ये है कि अपनी बॉडी की खुद इम्यून सिस्टम जो है वही फाइट करती है। तो जैसे कोरोना का मरीज है, उसको 10 या 14 दिन के बाद काफी अच्छा हो जाता है। तो आप जी। अपनी खुद की इम्यून सिस्टम, जो रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं, वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आई थिंक पहले तो ये है कि अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप घबरा गए, आपको स्ट्रेस हो गया, तो आपकी खुद की नेचुरल इम्यून सिस्टम जो है एकदम कम हो जाएगी और आपको जो कोरोना का जो संक्रमित है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो पहले आपको अपने फाइटिंग पावर में लाना है कि मुझे कोरोना हो गया, मैं इससे अच्छा हो जाऊंगा, मैं इससे फाइट करूंगा। तो ये आपका जो मेंटल पावर जो है, ये आपका विलिंगनेस है, वो आपको बढ़ाना है। उसके बाद आपको अच्छी तरह रेस्ट लेना है, अच्छी तरह नींद लेनी है। अगर आपने नींद नहीं आई आपको, तो उससे भी आपकी इम्यून सिस्टम बहुत कम हो सकती है। और आई थिंक नेचुरल इम्यून बढ़ाने के लिए जो फल हैं और साग भाजी हैं, ये काफी का इसके अंदर फायदा देते हैं, काफी मात्रा में फायदा देते हैं। तो आप फल हैं और वेजिटेबल्स हैं और जो लेंटिल्स बोलते हैं, पल्सेस बोलते हैं, ये नेचुरल इम्यून बूस्टर हैं और मल्टीविटामिन लें आप, उससे अपने आपकी इम्यून सिस्टम काफी बढ़ जाएगी। तो ये इम्यून सिस्टम से ही ये रोग बढ़ सकता है, आई मीन कम हो सकता है। कौन से फल डॉक्टर साहब आप सजेस्ट करना चाहोगे लोगों को? कौन से फल ऐसे हैं जो खाने चाहिए ज्यादातर? आई थिंक जो नेचुरल जो है, जैसे एप्पल है,
एप्पल और बनाना उसमें इम्यून सिस्टम बढ़ाने की काफी रोग प्रतिकारक शक्ति काफी होती है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये था कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर को भी आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ पे काफी बार हमने ये चीज सुनने को मिली। लोगों का ये कहना है कि हमने हमारे रिलेटिव से कल ही बात की थी, कल सुबह में बात की थी, आज शाम को अच्छे से बात कर रहे थे, आज शाम को उनकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है। तो ये वायरस इतनी स्पीड में अटैक कैसे करता है, और ये पॉसिबल है कि अगर सुबह में बंदा अच्छा है, शाम को उसकी डेथ हो जाती है? तो एक प्रॉपर आंसर जनता को दे, ताकि वो जो माइंड सेट करके बैठी है, जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ऐसा कैसे होता होगा? हाँ, नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। ये कोरोना वायरस है, इसको नोवेल कोरोना वायरस बोलते हैं। जैसे इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल नया वायरस है, पहले कभी भी ह्यूमन बीइंग इंसान में ये कभी भी नहीं हुआ है। तो जी। हर दिन प्रतिदिन नए-नए फाइंडिंग्स, नए-नए सिम्पटम्स डॉक्टरों को सीखने को मिलते हैं। तो ये मरीज आपने बिल्कुल सही बोला कि सुबह में अच्छा होता है और शाम को ये मरीज की डेथ हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि अगर जैसे आपको इन्फेक्शन लगा है, तो ये वायरस रैपिडली प्रोलिफरेट करता है, बहुत रैपिडली फैलता है। तो अपना बॉडी जो होता है, तो वो इसको प्रतिकारक उसको फाइट करने के लिए पूरा अपना जोश लगा देता है। तो जी। ये जब अपना बॉडी इसको फाइट करने के लिए एकदम इसके अंदर आ जाता है, तो ये पूरा अपना ऑर्गन डैमेज कर देता है। तो ये लंग्स खत्म कर देता है, ये हार्ट के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, किडनीज के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। तो पूरे बॉडी में ब्लड क्लॉट्स हो जाने की जगह उसके लिए ब्रेन में क्लॉट्स हो जाते हैं, लंग्स में क्लॉट हो जाते हैं, हार्ट में क्लॉट्स हो जाते हैं। तो मरीज एकदम अचानक ही सीरियस हो जाता है और उसको निमोनिया हो जाता है और वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है, और ये कुछ घंटों में ही मरीज की डेथ हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि सुबह में मरीज अच्छा होता है और शाम को उसकी डेथ हो जाती है। चलिए, और एक बहुत ही जेन्युइन सवाल जिसे कह सकते हैं, अगर जैसे कि आप जानते हैं कि अस्पतालों में बेड खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे भारत में भी कई राज्यों में, कई जिलों में अस्पताल है, कोविड अस्पताल खोल रखे हैं सरकार ने। लेकिन होता क्या है कि सडनली केस बढ़ने की वजह से बेड कम हो जाते हैं, तो उसको होम आइसोलेशन में रख दिया जाता है। तो एक सवाल ये होता है कि अगर जो बंदा होम आइसोलेशन में रखते हैं, तो अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको अछूत समझने लगते हैं कि उसको नहीं, हम और पता नहीं कैसे कैसे व्यवहार भी यहाँ पे हमने देखे हैं। तो आप सलाह दीजिए उनके परिवार लोगों को और उनके रिश्तेदारों को कि अगर उनके घर में कोई कोविड पॉजिटिव है और उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनको ट्रीट करना चाहिए? हाँ, तो आई थिंक अगर आपको कोरोना पॉजिटिव डायग्नोस हुआ है और आप ओवरऑल आपकी तबीयत अच्छी है, आपका ऑक्सीजन लेवल सही है, आपको जस्ट फीवर है और कुछ कफ है और थोड़ी सांस में दिक्कत रहती है, तो ये मरीज घर पे ही अच्छा हो जाता है और ये मरीज अच्छा होने के चांसेस 7 या 10 दिन में बिल्कुल अच्छा हो जाता है। तो ये मरीज को आई थिंक क्वारंटाइन या एक रूम में अपने आप को रखना है और इसकी देखभाल के लिए एक ही मरीज को एक ही बंदे को घर के एक ही बंदे को चूज करना है। तो ये कंटेजियस है, ये बात सही है। ये मरीज को एक रूम के अंदर 10 दिन के लिए रहना है और जो घर का सदस्य है वो एक ही सदस्य ये मरीज को देख रेख रखेगा और जब भी ये मरीज जाएगा बाहर निकलेगा तो मास्क पहन के निकले, टॉयलेट करने के लिए जाए और कुछ काम करने के लिए जाए तो उसको मास्क पहनने के लिए जाना है। और जो बंदा इसकी देखभाल करता है उसको भी जब ये रूम के अंदर जाए तो मास्क पहन के जाए और बाहर निकलने के फिर साबुन से हाथ धो लें, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और वो मरीज की देख रेख कर सकता है और उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो आराम से आई थिंक मरीज की देखभाल घर हो सकती है और इसे अछूत मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज पेशेंट अपने रूम में रहता है और एक ही बंदा उसकी देखभाल कर सकता है तो घर के दूसरे सदस्य को इन्फेक्शन होने के बिल्कुल कम चांसेस है। चलिए, एक चीज है
कोरोना वायरस जो है वो अलग अलग चीजों पे कितने दिन तक जिंदा रह सकता होगा, जैसे कपड़े हैं, फर्श है, फ्लोर। तो कुछ लोग काफी क्वेश्चन करते रहते हैं हमेशा ये चीज को लेके कि कोरोना वायरस सरफेस पे कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, अगर अपने कपड़ों पे लग गया तो, या करंसी पे लग गया तो कितने दिन तक वो जिंदा रह सकता है। हाँ, ये जो है कि कोरोना वायरस किसी के कपड़े के टच होने से हो सकता है, या किसी किसी कोरोना वायरस मरीज ने किस चीज को टच कर लिया और फिर आपने भी उस चीज को टच कर लिया, तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है। ये जो है वो कंट्रोवर्शियल है, ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है अभी। लोग कहते हैं कि आपको एहतियात बरतनी चाहिए, मगर जो प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन जो चीज है, ये है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगर आप जो कोरोना वाले मरीज के साथ विद इन 6 फीट के अंदर रह के बात करते हैं, और विद इन 6 फीट रह के आप उससे काफी कांटेक्ट में रहते हैं, तो यही चीज जो है ये प्रूवन है। अगर जी। आपने किसी चीज टच कर ली और उससे आपको कोरोना हो गया, ये अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है, ये अभी कंट्रोवर्शियल है। जो प्रूवन है वो है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। जैसे आपने अगर छींक खाए और आप जोर से हंस हंस के बात कर रहे हैं और आप कफ कर रहे हैं, तो अगर आप विद इन 6 फीट के अंदर हैं वो कोरोना ग्रस्त मरीज के, तो आपको वो उससे इन्फेक्शन लगने के चांसेस साइंटिफिकली प्रूवन है। मगर आपने अगर मेल टच कर लिया, आपने ग्रोसरी टच कर ली, ये अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। उस पे वायरस आपने अगर सैंपल लिया तो वायरस आप पॉजिटिव पा सकते हैं, मगर ये वायरस इन्फेक्शन करेगा, ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो उससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आई थिंक एहतियात इसमें बरतनी है कि आपको मास्क पहनना है, जो आप जिससे भी बात कर रहे हैं उसके पास भी मास्क होना चाहिए, आपके पास भी मास्क होना चाहिए, और आप अगर मास्क नहीं है तो 6 फीट दूर रह के आप बात करें, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे कि ये जो संक्रमण है अभी और आगे चल के कितना खतरनाक हो सकता है, और भारतीय लोगों को, भारत की जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि घर से निकले कैसे, आए कैसे, और ये जो संक्रमण है आगे चल के कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, तो अभी जो आप अभी फिलहाल जो भारत की स्थिति है, यही स्थिति न्यूयॉर्क न्यू जर्सी की मार्च अप्रैल की थी। हमारे यहाँ पे पूरे अस्पताल के सब फ्लोर कोविड मरीज से भरे पड़े थे। हमारे यहाँ दिन के एक 24 घंटे के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर 3000 पीपल वर डाइंग, डेथ हो रही थी। और 24 घंटे के अंदर 30,000 40,000 लोग पॉजिटिव आते थे। तो ये कैसे खत्म हुआ? अभी यहाँ आप देखें न्यूयॉर्क न्यू जर्सी कनेटिकट के अंदर हमारे अस्पताल में लास्ट 3 वीक्स में एक भी कोरोना का पॉजिटिव वायरस नहीं है। तो ये कैसे खत्म हुआ? ये खत्म हुआ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। अभी यहाँ पे सब जगह मास्क कंपलसरी है। और अगर स्कूल कॉलेजेस अभी बंद है और लॉकडाउन है, अगर लॉकडाउन खुला भी है तो लॉकडाउन स्लोली खुलता है। तो अगर भारत में अगर ये संक्रमित कम करना है और स्लो डाउन करना है, तो आई थिंक जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये मास्क है, ये बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरी आप किसी गैदरिंग में मत जाएं। किसी की डेथ होती है तो अभी इंडिया में तो लोग जमा हो जाते हैं, 100 लोग 200 लोग, ये बिल्कुल बंद कर दें। बहुत बहुत तो 10 या 15 लोग ही जा सकते हैं। तो अगर आप क्राउड में न जाएं, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क पहने, तो ये अगर आप फॉलो करेंगे 1-2 महीने के लिए, तो ये संक्रमित एकदम कम कर हो सकता है। अगर चलिए। आपने ये नई एहतियात नहीं बरती तो ये कंटिन्यू रहेगा। अभी ये प्रिडिक्शन है कि 31 जुलाई तक इंडिया के लिए पीक होगा, उसके बाद ये कम होना शुरू होगा।
अगर ये आपने एहतियात नहीं बरती तो ये आगे भी बढ़ सकता है। तो आई थिंक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और सभी लोगों को इसके बारे में बताना होगा। चलिए, देखिए, ये थे डॉक्टर इम्तियाज पटेल, उनका कहना है, और हम भी नवतेज टीवी के माध्यम से हम आपको अपील ये करेंगे कि जब भी जरूरत के बिना आप आपके घर से बाहर ना निकले, और अगर निकलते भी हो तो प्रॉपर मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, और सोशल डिस्टेंस का जो पालन है वो कहीं ना कहीं हमको करना होगा, क्योंकि ये चीज डर से खत्म नहीं होगी, एहतियात बरतने से पक्का ये खत्म हो जाएगी। डॉक्टर इम्तियाज पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवतेज टीवी के साथ जुड़ने के लिए, और इतनी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी जनता तक पहुंचाने के लिए। तो इम्तियाज पटेल, देश और दुनिया की और जानकारी और अच्छी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।